जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 12। इसमें पहला सेक्शन जो आता है जनरल हिंदी का रुक्मणी पब्लिकेशंस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल हिंदी में। देखिए तो पहला क्वेश्चन आता है जो हम लोग का पहला सेक्शन नंबर 1 जनरल हिंदी का क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है तो आंसर बता देंगे। इसमें अलंकार जो है देख रहे हैं सचिव और सेवक सुमंत, ये हमारा 3 लगातार आ रहा है, तो इधर सीधे हम बता देंगे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां प्रयोग होता है जहां पर वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है तो आंसर बता देंगे कितनी होती है, 9। राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। कौन कौन होती है, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस होता है। वत्सल्य रस और भक्ति रस को भी क्या कहते हैं, उसे अस्थाई रस मान लिया जाता है। अच्छा बताइए, अस्थाई भाव जो है भरत मुनि ने कितना माना है। अस्थाई भाव जैसे हम लोग जानते हैं जनरली कि हाँ वो कितनी होती है, 9 होती है, बट भरत मुनि के द्वारा यह कितना बताया गया है तो आप बताएंगे, वो बताया गया है 8। ये भी याद रखें, पूछ सकता है कि भरत मुनि के द्वारा कितने अस्थाई भावों की संख्या है तो 8 याद रखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, बताइए कौन नहीं है तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, क इसमें नहीं है आपका। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है, मतलब हवा लगती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं, जैसे कि ख, घ, छ, झ, ये सभी क्या है, म, स, है ना, ह, ये सभी हमारा महाप्राण व्यंजन है। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भरपेट शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। भरपेट बताइएगा, इसमें आंसर्स बता देंगे। इसमें है अव्ययी समास। कौन है अव्ययी समास, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास का पहला खंड क्या है, प्रधान होता है। भर और मात्र लगाकर भी अव्ययी भाव समास बना सकते हैं हम लोग। देखिए आगे कह रहा है महादेवी वर्मा की कृति यामा है, कैसा है यह। रेखा चित्र संग्रह है, कथा संग्रह है, काव्य संग्रह या संस्मरण संग्रह है तो आंसर बता देंगे, यह जो है काव्य संग्रह। आंसर बी करेक्ट होगा, काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा को 1982 कब 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। देखिए, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह पंक्ति किनकी है। यह किनकी पंक्ति है तो आंसर बता देंगे, यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना भारत दुर्दशा से यह लिया गया है पंक्ति को। आगे क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। क्या कहलाती है तो आंसर बता देंगे, ध्वनि कहलाती है। आंसर डी होगा। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से क्या बनते हैं, अक्षर बनता है। देखिए ट वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ट एक बार आप खुद से बोलिए और बताइए ये कहाँ पे आ रहा है तो आप बताएंगे मूर्धन्य हो रहा है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, ट ये मूर्धन्य आ रहा है। देखिए जैसे कंठ से क्या क्या आ सकता है तो अ आ क ख ग घ ह, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, कंठ से आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कंठ्य वर्ण बोलते हैं। तालु से क्या आ रहा है तो ई च छ, एक बार इसे रिपीट करके आप खुद देखिए और बोल के देखिए कि हाँ ये तालुव्य वर्ण आ रहे हैं। अब देखिए मूर्धा वर्ण कौन कौन आ जाएगा, जैसे री ट ठ ड ढ न र, ये सब मूर्धन्य वर्ण में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे दंत वर्ण पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे, त थ द, है ना, ल
स, ये सभी आपके मूर्धन्य वर्ण है। देखिए आगे क्वेश्चंस कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पलतू स्वर कहते हैं। आंसर बी बताइएगा, क्या कहते हैं उसे? पलतू स्वर कहते हैं। देखिए ऐसे तो जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय ले उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लतु स्वर कहते हैं। प्लतु वर्ण के भेद होते हैं, कौन कौन? दो, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर के भी कितने? तीन भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा होते हैं प्लतु, जिसको हम लोग त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। व्यंजन के भी तीन होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म होता है। कह रहा है कि जो प्लतु स्वर में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है ना? किसमें? तो प्लतु स्वर में। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर बताएंगे, इसमें प्रयुक्त हुआ है व्यंजना। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? बताइए कौन सा है? तो आंसर बता देंगे, यह है कमल। आंसर डी करेक्ट होगा। कौन है? कमल। रचना के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं? तो तीन है। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। देखिए हिंदी भाषा के परिचलित वकील शब्द बताना है। प्रचलित बताइए क्या है? तो आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी, वकील जो है वो क्या है? तो अरबी है। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए शब्द का आपको चयन करना है। उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे उपत्यका। क्या कहेंगे उसे? उपत्यका कहेंगे। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। और घूम फिर कर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं? फेरी वाला कहते हैं ना? क्या कहते हैं उसे? फेरी वाला कहते हैं। और फल की आकांक्षा वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? फलाशक्त ना? जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? बोध गम्य कहते हैं। देखिए मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, कौन है बताइएगा? तो वो है हम। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्या कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। विद्यार्थी के लिए बताइए कौन है? तो ये तो होंगे नहीं पहले यहाँ पे, और ये भी नहीं होगा, और विद्या जो आर्थी नहीं होता है, विद्या जो अर्थी होता है। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है खून के घूंट पीना, मुहावरे का सही विकल्प बताना है। खून के घूंट पीना मतलब भारी गुस्सा को बर्दाश्त करना है ना? आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि वह अभी इधर ही आया था, वाक्य बताइए कैसा है? वह अभी इधर ही आया था, तो क्या बताएंगे इसमें? क्या स्थान बोधक? बिल्कुल नहीं। क्या विनम्रता? बिल्कुल नहीं। तो विधि सूचक? उसमें कोई कानूनी नहीं। इसमें दिशा बोधक ये बताया जा रहा है कि अभी तो इधर ही आया था, तो आंसर हमें सी करेक्ट होगा। यशोदा का हमें संधि विच्छेद बताना है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः जोड़ दा, यशोदा। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, यशोदा। देखिए निस उपसर्ग से शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बताइए कौन सा बना है? तो आपको पता है उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है। तो निस से क्या बना है? निश्चय, है ना? आंसर एक करेक्ट बताएंगे, निश्चय। देखिए नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? नहाया धोया, तो इसमें बताइएगा द्वंद्व समास है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, नहाया धोया। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध आपको रोते रोते सो गई, ये हमें बताना है कि ये कैसा पदबंध है। तो रोते रोते यहाँ पे क्या है आप बताएंगे? ये तो संज्ञा है नहीं, रोना। रोना एक क्या है? तो ये आपका वर्ब है, तो सर्वनाम तो होगा नहीं, ये सभी होगा नहीं। वर्ब मतलब क्रिया, तो आंसर हमें सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द बताइए। बताइए वैकेंसी का क्या होगा? तो वैकेंसी का पता होगा क्या?
रिक्ति, है ना। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। दर्शनीय किस प्रत्यय के योग से बना है, तो आंसर बता देंगे इसमें ई, ये के प्रत्यय से बना हुआ है। दर्शनीय ये से बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है प्रत्यय जो है पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है। देखिए आगे, वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। जाएगा है ना, ये फ्यूचर की बात बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए। ये संभाव्य भविष्य काल बिल्कुल नहीं। क्या हेतु हेतु मत नहीं, इनमें से ऐसा तो होगा नहीं। सामान्य भविष्य काल है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए हमें गद्यांश दिया है, ये गद्यांश को हम लोग रीड करते हैं। कह रहा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे, परंतु उनका क्षेत्र प्रातः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो मनुष्य के जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती की पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। अन्य विचारकों के लिए अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं, तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे। देखिए आंसर्स बोलेंगे कि अन्य के लिए रहे हैं आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जस्ट यहीं पे है आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक है रहे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो उसके समानांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या जोड़ा जाता है, 7 जोड़ा जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाकई में 7 जब उसमें जोड़ा जाएगा तो 7 तो बढ़ेगा ही उसके समानांतर माध्य पे। बस आंसर एक ही दिख रहा है, राइट आंसर डी बढ़ जाएगा। देखिए कह रहा है कि रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च किया। यदि उसके द्वारा व्यय किया गया, जो मतलब खर्च किया गया 75 रुपया है, तो उसके पास कितने राशि थे। देखिए यही प्रतिशत जो खर्च किया गया है ये 75 के बदले है कि नहीं, तो आप बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये प्रतिशत में खर्च किया है, ये रुपया में, तो इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वल करते हैं हम लोग, कितना है 6.25 बराबर कितना है 75 रुपया। हमें पता ना है टोटल रुपया कितना है, हम सपोज कर लेते हैं 100 रुपया है, तो ये हो कितने जाएंगे, तो आप बताइएगा। ये हो जाएगा 75 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन में चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे 6.25। ये सोच रहे हो 100 कहाँ से आ गया, तो 100 ये पूरे हम पूरे 100% की निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये तो 6% का है, हमें टोटल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके अब इसे काटेंगे हम लोग, इसे ब्रेक करिए तो हमें कितने आ जाएंगे। इसे काटेंगे हम लोग 25 से, 25 या 75, 25 25, ये 25 टाइम में कटेंगे, और 25 से काटिए 25 चौके, तो ये 4 × 12 और डबल जीरो। तो आपने देखा टोटल कितना उसके पास अमाउंट था, 1200 रुपया उसके पास टोटल अमाउंट था। यानी आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए ये हमारे पास रैंकिंग पे दिया हुआ है वैल्यू, इसे हमें बता देना है रैंकिंग में ही जोड़कर क्या आ जाएगा। देखिए तो इसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे, पहला है 23 रैंकिंग पे है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 23 अपॉन में हो जाएगा, जितने पे रैंकिंग है उतने 9 नीचे लिखा जाता है। ओके और प्लस यहाँ पे भी 22 है और 2 है, तो इस पे भी 99 होगा। दोनों को इंक्लूड करते हैं, कितने हो जाएंगे 99 एलसीएम होगा इसका, तो 23 और 22 जोड़ेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 4, 45/99। इसको और भी छोटा आप कर सकते हैं चाहेंगे तो, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45 और इस पे रैंकिंग है ना। तो वो कौन सा दिख रही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं, डी नहीं है, बल्कि देखिए ये 5 पे ही है, ये 4 5 दोनों पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 28 p के पावर 5 q के पावर 2 और 70 p के पावर q के पावर 4 है, तो हमें HCF बताना है। दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब हायर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए हायर कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 तो है ही, 14 को पहले कॉमन कर लीजिए। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो जो सबसे छोटा वाला हो तो इसे निकालते हैं, p के पावर 3 हो जाएगा, इसमें से भी निकल गया। ओके अब देखेंगे Q इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, मतलब Q इसके पास 2 निकलेगा।
तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉमन है दोनों में, यानी आंसर हमें क्या दिख रहा है, राइट आंसर डी दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पढ़ के देखते हैं, पता चलेगा असत्य। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये तो बात सत्य है। कह रहा है कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, सत्य है। कह रहा है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण कहा जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ शून्य को ही कहा जाता है। शून्य से जो भी संख्याएं हैं उसके बाद ये कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा असत्य क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिला, है ना। आगे देखिएगा, पूर्ण संख्या आपको पता हो क्या कहलाता है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो अर्धगोले का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब बता देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r² होता है। अब देखिए हमारे पास r चाहिए, ये तो d दिया हुआ, d कितना है 7, तो हम r निकालने के लिए क्या कहेंगे, d/2, d/2 मतलब लिखेंगे 7/2। अब देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 3 और गुने पाई का वैल्यू 22/7 और गुने रेट कितना है 7/2, तो 7/2 गुने 7/2 लिखिए, 7 से 7 कैंसिल करिए, 2 से 11 टाइम में कटेगा, तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 11 3 33 और गुने 7/2 21 और 21 2 23/2, 231/2, इसे हम लोग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 115.50 जो है एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, जया अकेले उसी काम को 8 दिनों में पूरा करती है, रीना अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। तो आइए देख लेते हैं कितने दिनों में पूरा कर लेगी। जया रीना मिलकर 6 दिनों में ना, ठीक है, जया प्लस रीना कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब जो है जया अकेले जो है 8 दिनों में करती है, पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24 होगा। अब देखिए एलसीएम जब 24 आ गया है तो ये दोनों मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं, तो 6 चौके 24, 8 या 24, इफिशियंसी तो निकल गए हैं 4 और 3, हमें बताना है रीना अकेले कितने दिन में करेगी। अब बताइए दोनों का एफिशिएंसी जब 4 है, इसका एफिशिएंसी 3 है, तो इसका भी तो 3 ही होगा ना, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3, तो आप बताएंगे क्या कि टोटल काम 24 है, तो इस टोटल में से इस जिया को घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे, एक, बस इसे एक से काटिए यानी कितने आ जाएंगे, 24 दिन में जो है वो कौन कर लेगी, रीना उस काम को कर लेगी। तो आंसर्स देखिए, ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट है। कह रहा है कि 7 पुरुषों के भार क्रमशः दिए गए हैं, भारों की माध्यिका हमें बताना है। पहले तो आप नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, यानी आप बताएंगे कि n+1/2 होगा, ठीक है, 7 + 1/2 मतलब 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। चौथे क्रम पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन आएगा, तो इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सबसे पहले 61, फिर आएगा आपका 62, फिर आएगा 63, फिर आएगा 64, फिर आएगा 65, है ना। हमें चौथा ही वर्ड निकालना है, तो चौथा कौन है 64, देखिए है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप बता दीजिएगा, राइट आंसर डी। अब ये जो संख्या है ये एक कैसी संख्या है आपको बताना है, देखिए ये रूट दिया है भले ही स्क्वायर है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो आप क्या करिएगा, √5 का करिएगा तो 5 ही रह जाएगा, प्लस √7 का करिएगा तो 7 आ जाएगा, और +2a और b, है ना, यही है ना। देखिए ये 7 और 5 तो 12 हो जाएंगे, +2 ये कितने हो जाएंगे, 2√7 × 35, ये आ जाएंगे 35 आपके। देखिए क्या ये 35 का एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, तो आप बताएंगे नहीं, तो ये एक कैसी संख्या आ गई हमारी, परिमेय संख्या आ गई, आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे। यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु एस से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एस ए और एस बी इस प्रकार खींची जाती है कि एस ए 12 सेंटीमीटर और कोण जो है ए एस बी 60 डिग्री, तो जीवा ए बी की लंबाई हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए हम लोग जीवा की लंबाई यहाँ पे निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने पहले एक वृत्त बनाया और इस वृत्त पे हमने एक सेंटर डाला,
अब देखिए यहाँ से हमने एक ये लाइन खींचा। अब देखिए यह जो है हमने एक टेंजेंट करके यहाँ आगे की तरफ बढ़ा है, ये एस है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। ठीक, अब देखिए ये हमारा जो है बी एंगल बन रहा है, यहाँ पे ए। ठीक, अब हमने यहाँ से डॉट से एक मिलाया, जो हमारा आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन बनते हैं। अब देखिए ये ओ है, इसमें दिया क्या क्या है वो हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ हमारे पास एस ए इक्वल एस बी, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो एंगल आप बताएंगे एस ए इक्वल एस बी, जब साइड हमारे दोनों बराबर है मतलब एक तरह से क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो हमारे दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। वो कौन सा, तो एस ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा एस बी ए इक्वल हो जाएगा कि नहीं, वो कितना है तो आप बता देंगे 60 डिग्री। ओके, ये दोनों जब हमारा 60 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो पहले से हमारा 60 था, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये कौन त्रिभुज है हमारा, सम बाहु त्रिभुज है ना। तो ए बी कितने हो जाएंगे, ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर है ना। ए बी कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, यही तो फाइंड करने थे ए बी को ही। ए बी हमारा 12 आ गया, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जब ऐसे 12 है तो सभी 12 हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण जब हमारा 60 60 आ गया तो स्वाभाविक बात है ये समबाहु त्रिभुज है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी संख्या का 1/6 भाग उसके 1/9 भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। चलिए हमने ये संख्या मान लिया x, इस संख्या के 1/6 भाग, 1/6 भाग से 1/9 भाग अधिक है ना। 9 अधिक है तो 100 इक्वल 1/9। बस यही क्वेश्चन कह रहा है आपको दोस्तों, बस बनाइए। अब देखिए क्या इस माइनस को हम लोग उधर भेज सकते हैं और इस x वाले को इधर ला सकते हैं, तो आप बताएंगे यस, x/6 और ये माइनस में आ जाएगा x/9 इक्वल में चला जाएगा 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो कितने आ जाएंगे 18। 18 आ गए हमारे एलसीएम, तो 6 18। ओके, माइनस यहाँ पे 9 दूना 18 इक्वल में है 100, इसे घटाइएगा तो x इक्वल हो जाएगा टोटल 1800 हमारा, गुणा कर देंगे तो जाकर देखिए x की वैल्यू हमारा 18 आ गया, तो वो संख्या कौन सी है 1800 है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा, कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा। तो देखिए क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना है, 1 किलोमीटर बराबर आप बताएंगे 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 0.0025 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये एरिया हो गया। अब देखिए हमें बताना है कितना का, 8000 का, 8000 वर्ग किलोमीटर का आप बताइएगा। तो जब एक का वैल्यू पता है 0.0025, तो 8 है कितना हो जाएगा, एक का जब पता है तो बस यहाँ से 8000 से गुना कर देंगे हम लोग, तो कितने आ जाएंगे टोटल, ये अब गुना करिएगा, इसे हटाइए डेसिमल को, कितने 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, 4 जीरो, 3 जीरो से तो ये 8000 वाला कटेगा 3 जीरो। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, तो 25 इंटू 8 और अपॉन में बच गया हमारे पास 10। 5 से काटो, 5 टू जा 5 5 जा, और 2 से काटो 4, यानी 5 4 जा 20। यह जो हमारे पास बच गए 20 सेंटीमीटर में उस 8000 किलोमीटर स्क्वायर वाले देश का दर्शाया जाएगा, कितना, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर डी करेक्ट होगा हम लोग का। अब देखिए कह रहा है यदि 16 18 15 17 और पी और 14 का समानांतर माध्य कितना है 17 है, तो पी का हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। देखिए समानांतर माध्य हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे सभी को इंक्लूड करना होगा आपको। देखिए कैसे, 16 प्लस 18 प्लस लिखने होंगे हमें 15 प्लस 17 प्लस पी और प्लस 14, सभी को नंबर कितने हमारे 6 है, सभी का माध्य दिया हुआ है 17, बस इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे। ठीक, ये सभी को इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कितने आ जाएंगे 80 और प्लस पी
इक्वल वो गुना किए हैं 17 6 में तो 102। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 102 में से हम 80 घटा लेंगे, पी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 22। पी का वैल्यू ही तो निकालना था। ऑप्शन नंबर डी दिख गया आपको, राइट आंसर डी होगा। देखिए किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है और उसका वर्तमान संख्या कितना है 6,40,000। 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? चलिए हमें निकालना है यहाँ पे क्या, तो मिश्र धन निकालना है। देखिए कितना दिया है 64,000, 6,40,000। ठीक है, ये तो हमारा मूलधन है। 2 साल बाद पूछ रहा है, ए को प्लस 5/100 होगा 0.2। चलिए इसे बनाते हैं 6 4, यहाँ पे 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 20, मतलब 21/20 हो जाएगा। 2 टाइम लिखना है इसे, लिखे 64 और यहाँ पे 4 जीरो गुन्ने, ये हो जाएगा 21/20 गुन्ने 21/20। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, ये 4 से आपका कटेगा 16 टाइम में और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। अब देखिए 1600 गुन्ने 21 कर दिए, कितने आ जाएंगे आपके पास? तो 1600 यहाँ पे और गुन्ने 21 करेंगे 441, इसमें गुणा कर दिए 16 और 41 में, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? टोटल जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये आ जाएगा आपके पास 7056 और डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल दीजिए। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 7056। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। कह रहा है ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमें बता देना है। देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन सही है। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ हमें 5, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 13। चलिए ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर होता है क्या है, तो आप बताएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, माइनस में होता है 3ab और इंटू होता है ए प्लस बी। जिसका जिसका वैल्यू दिया है रखेंगे हम लोग। ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, सीधे लिखते हैं हम लोग। माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना 13, ए बी का वैल्यू 13 लिखेंगे और ए प्लस बी का वैल्यू 5 है। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं 125 और माइनस ये हो जाएगा 13 39, 39 और गुने 5 करेंगे 5 नंबर 45 और 15, 15 4 कितने हुए 19। तो आप 125 में से 95 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे, वो माइनस में कितने आएंगे 70। तो ऑप्शन नंबर कौन से हैं? ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ए है -70। कह रहा है 63 36 और x के लघुत्तम समपर्थक कितना है 252 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, वो हमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 63 36 है ना, तो यहाँ पे 63 का यदि आप गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 3 3 तिया 9 9 सत्ते 63, यह तो हो गया। 36 का यदि हम लोग निकालते हैं तो 2 2 ना 4 4 तिया 12 12 तिया 36, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x के लिए यदि LCM हमारा दिया हुआ कितना 252 दिया हुआ, इसका यदि निकालेंगे 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 36 सत्ते 252 होता है। तो ये हमारे पास क्या हमने गुण निकाल दिया LCM 252 का। इसमें देखिए आप यदि देखेंगे कि 252 में पहला विकल्प से हम लोग चलते हैं, पहला विकल्प हमारा 56 दिया हुआ है। ठीक है, 56 का यदि निकालेंगे तो 2 गुन्ने 2 और गुन्ने 2 और गुन्ने 7 है ना। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या, ये तो आ रहा है और ये भी, तो आप देखेंगे कि 7 तो इसमें भी 2 तो इसमें भी है, तो ये तो नहीं होगा हम लोग का। आगे देखिएगा दूसरा ऑप्शन है 42, 42 के लिए आप करेंगे तो ये क्या होगा 2 गुन्ने 3 और गुन्ने 7, ये तो पहले से मौजूद है इसमें, तो ये भी हो सकता है, ये अभी संभावनाएं हैं है ना, अभी ये हमारा हो सकता है। मतलब कि ये क्यों नहीं होगा अभी जस्ट बताते हैं, रुकिए। और ये हो सकता है क्यों, देखिए अभी तो हमारा कटा हुआ पहला ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 14 का आप देखिएगा, 14 का क्या रहा है 2 और गुने 7, ये भी हो सकता है, बात सही है 2 और 7 है। आगे है 28, ये भी होगा ही, क्यों? बिकॉज 14 और 28 का ये मल्टीपल है, 2 गुने 2 4 होंगे, 4 सत्ते 28, ये भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे दो जो है कितने हैं हमारे पास, एक पेयर निकले, ठीक, और एक जो है ये आप देख रहे हैं 2 और यहाँ पे एक बच गया 7, मतलब ये जो है 2 तो होगा बट यहाँ पे एक 7 नहीं हो सकता है ना।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कौन, तो वो 56 वाला। राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा, 56 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है √2 माइनस √3 के बराबर है, कौन है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं इसे, कौन है इसके बराबर। पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन से लिखते हैं 2 माइनस √3, है ना, ये है हमारे पास। सपोज करिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरह से हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ओके ना। चलिए इसे हमने 2 से और नीचे भी 2 से, इसे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि काटेंगे फिर से हमारा वही आ जाएगा वैल्यू, ओके। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस हो जाएगा 2√3 अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि इसे हम लोग कह सकते हैं ए और इसे बी ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 रूट ए और इंटू बी, है ना। अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2 ही रहेगा, रूट में रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 और -1 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए इसे हम लोग हटाएंगे तो रूट तो हमसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 -1 अपॉन में यहाँ पे बच जाएगा √2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो नहीं, बट इसको भी हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। क्यों, √2 है तो √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो √2 और √2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, √2 में करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास √6 और माइनस हो जाएगा √2 अपॉन में हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। √2 और √2 में मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या ऐसा है, 6 और √2 अपॉन में है 2। यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या 5/16 और उसके व्युत्क्रम के बीच का धनात्मक अंतर हमें बताना है ना, पॉजिटिव बताना है। तो आइए देख लेते हैं, 5/16 है, पहले तो लिखेंगे 5/16, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा तो आप बताएंगे 16/5। अब इन दोनों का अंतर निकाल देना है, तो हमें धनात्मक निकालने के लिए 16/5 करना होगा और माइनस करना होगा 5/16 से। चलिए इसको हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16×5 = 80 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 टाइम में 16 16 करेंगे 256, माइनस ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80 यानी 25, घटाइएगा कितने आ जाएंगे 231/80, ओके। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 सही 71/80 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन है किसी में, तो यस, ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ 75, उनके वर्गों का अंतर 300 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर हमें बताना है कितना हो जाएगा। मान लेते हैं संख्या x है और दूसरा y है, दोनों का योग दिया हुआ 75, तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस y, कितना दिया हुआ हमारा, तो आप देखेंगे 75 दिया हुआ, ओके। अब कह रहा है क्या कि x² और प्लस x² और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का अंतर x² और y² का अंतर कितना है, तो आप बता देंगे 300 है, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे x प्लस वाई और दूसरा जो होगा x प्लस x माइनस वाई, ओके, इक्वल लिखेंगे हम लोग 300। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू तो दिया हो 75, तो यहाँ पे रखेंगे 75 इंटू एक्स माइनस वाई रहेगा, इक्वल कितना हो जाएगा 300। ये 75 से कटेगा क्या, तो आप काट सकते हैं कितने टाइम्स में, आप काटिएगा इसे 15 से काट सकते हैं, 15×75, 15×2 = 30 और एक जीरो आ जाएगा, 5 से काट सकते हैं 4 टाइम में, यानी हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपने देखा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, तो वो था 75। हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं का अंतर ही तो निकालना था, तो अंतर कितना आ गया 4 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर है कौन सा, राइट आंसर ए करेक्ट है आपका, 4 है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान और बट्टे जेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये कहने का तात्पर्य कह रहा है कि x का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो रखो 5, प्लस y का वैल्यू 6 प्लस 6, जेड का वैल्यू 11 प्लस 11 और बट्टे में कह रहा है जेड का वैल्यू 11, सभी को ऐड कर दो, 6 5 11, 11 11 22 और बट्टे है 11, काटेंगे तो 2 टाइम में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2 4 6 8, सबसे छोटा कोण का वैल्यू बताना है। सबसे छोटा तो हमारा 2 वाला है, तो आइए पहले सभी को सम करते हैं, कितने हो जाएंगे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। अब बताएंगे कि 20x बराबर कितना हो जाएगा,
360, क्योंकि एक चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 होता है। 0 से 0 काटिए, 2 से 18 टाइम में, मतलब x का वैल्यू जब 18 आ गया तो इस 2 का वैल्यू कितना होगा, 18 दूना 36, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सबसे छोटा। अब कह रहा है यदि tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल दिया हुआ एक, तो हमें tan 30 थीटा का वैल्यू हमें बताना है कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि tan 3 थीटा है ना, और इनटू में दिया हुआ है tan 6 थीटा इक्वल, हमारे क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है जस्ट। अभी हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि tan 3 थीटा है ना इक्वल, हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/tan 6 थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये मल्टीपल में है तो डिवीजन में आ जाएगा। अब बताइए 1/6 tan थीटा जो लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बता देंगे cot 6 थीटा लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा कि tan 3 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा cot 6 थीटा हो गया। अब देखिए कि इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप बताएंगे कि tan 90 और -6 थीटा भी तो लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए तो यहाँ से tan 3 थीटा, इधर से tan और tan कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास बच गया यहाँ पे 3 थीटा इक्वल में यहाँ पे 90 और माइनस में 6 थीटा। ये माइनस में है तो क्या इधर प्लस में आ जाएगा, तो 6 इधर आ जाएगा तो 9 थीटा हो जाएगा। इक्वल में 90 डिग्री दिया हुआ है, 9 से काटेंगे मतलब 10, हमें थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। थीटा का वैल्यू जब 10 आ गया है तो हम बता सकते हैं यहाँ पे हमें फाइंड करना है tan 30 थीटा का। तो अब समझ चुके हैं यहाँ पे कि tan 30 इंटू ये 10 हो जाएगा, थीटा के बदले हम लोग क्या रखेंगे 10। ओके, तो कितने हो जाएंगे, tan 300 हो जाएगा। tan 300 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं tan 360 और -300 लिखेंगे। 360 में से हम लोग कितना घटा लेंगे, 360 में से 60 घटा लेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो आप बताएंगे क्या कि tan माइनस में हो जाएगा, -tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना बचेगा, √3 होता है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस में, बिकॉज यह जो है हमारा माइनस में आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस में √3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है, यस ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष जो है 10% वृद्धि की जाती है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 2 साल बाद पूछा है कितनी हो जाएगी, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 6400 है, ठीक है ना, ओके। 2 साल बाद पूछा है तो 1 प्लस आर और बटे 100 लिखेंगे ना हम लोग, के पावर 2 हो जाएगा 6400, और हमारा रेट कितना दिया हो 10, तो 10 को यहाँ पे यदि हम रखते हैं इसे काटते हैं तो 10 1 11 हो जाए, 11/10 हम लोग सीधे लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब 2 जीरो से 2 जीरो इसे काट सकते हैं, हम लोग के पास बचा 64 और गुने 121, 64 और 121 में गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 7 7 4 4। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर, 7 7 4 4, तो ऑप्शन नंबर आपके पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 3 15 और 298 में 9 और 3 के अंकित मानों का अंतर हमें बताना है, अंकित मान का हमें वैल्यू बता देना है। देखिए तो 9 और 3 के अंकित मान कितने हो जाएंगे, अब देखिए 9 यहाँ पे है तो 9 का अंकित मान 9 ही होता है, 3 का अंकित मान 3 ही होता है, दोनों का अंतर बता देना है 6, यानी ऑप्शन नंबर दिया आगे क्या, जब x की पावर 4 माइनस पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है, तो हमें p का वैल्यू बता देना है क्या होगा। देखिए p का वैल्यू बताने के लिए पहले तो हमें क्वेश्चंस लिख ले होंगे, क्या है x की पावर 4 माइनस पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर और माइनस में हो जाएंगे 5x और प्लस में हो जाएगा 8। अब देखिए हमें भाग करना है इससे, तो आप खुद बताइएगा कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्यों, बिकॉज हम जीरो रखेंगे यहाँ पे आगे तो x की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आके प्लस में ये बन जाएगा। अब देखिए हमें शेषफल कितना बच रहा है, तो 2p बच रहा है, 2p बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, ये x की पावर 4 है तो ये x की वैल्यू 1 आ गया तो ये तो 1 ही रह जाएगा, माइनस ये x का वैल्यू हम लोग यदि यहाँ पे रखेंगे तो ये भी रह जाएगा हमारा, मतलब p हो जाएगा, और प्लस इसमें यदि 1 रखेंगे तो ये 2 रह जाएगा, माइनस इसमें 1 रखेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा, प्लस 8 रहेगा। अब देखिए इसे हम लोग, ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी 3p हो जाएगा इक्वल, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 और एक 3,
तीन, 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी पी का वैल्यू हम बता सकते हैं 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में, यानी पी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 2। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 3 साइंस का। देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा 10, औसतन कितना 10 किया जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 10%, राइट आंसर सी होगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह कौन सा तत्व है बताइए, तो उस तत्व का नाम है, ये सभी बता सकते हैं क्या क्या है, लोहा है, जस्ता है, मैग्नीशियम है, आंसर डी करेक्ट होगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रोड्यूसर गैस के मुख्यतः अव्यय कौन है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्यतः अव्यय कौन है, तो आप बताएंगे CO प्लस N2 है, CO प्लस N2, आंसर यहाँ पे सी बनेंगे, CO2 प्लस CO प्लस N2 है यहाँ पे, CO2 और प्लस H2, CO2 प्लस H2 ये क्या है, तो CO2 प्लस H2 को मिश्रण भाप गैस कहते हैं, वाटर गैस कहलाता है ये। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन कैसा है, अम्लीय तो बिल्कुल नहीं, क्षारीय तो बिल्कुल नहीं, ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, है ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ऑक्सीजन गैस जो है लिटमस के प्रति उदासीन होता है, यह न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ऑक्सीजन गैस की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो आप बता देंगे 21% है, वायुमंडल में कितना है 21% है। ऑक्सीजन गैस जो है जलाने में सहायक होती है। देखिए आगे क्वेश्चन कि एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है तो उसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहां क्या हो जाता है, जहां पे बताइएगा कि पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा का आकर्षण बल शून्य हो जाता, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा तथा पृथ्वी के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी आंसर सी करेक्ट होगा हम लोग का, है ना। आपको पता होगा कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर M इंटू जी होता है, मतलब कि वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है, किसकी व्याख्या संभव नहीं है, तो आप बताएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मनुष्य पुरुष मानव शरीर के किस अंग को जो है एडम का एप्पल कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं, पुरुष अंग शरीर के किस अंग को जो है एडम का एप्पल कहा जाता है, तो आंसर बता देंगे वो है कंठ या फिर टेटुआ, है ना, आंसर सही बनेगा, कंठ या टेटुआ को कहा जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है, कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, तो आंसर बताएंगे फाइलेरिया, आंसर ए करेक्ट बनेगा, फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। देखिए मलेरिया जो होता है यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बताएंगे सोनार का, राइट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी सोनार का होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग होता है ना। सोनार का निर्माण जो है लेविस नेक्सोन ने किया था। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, गलत हमें ढूंढना है, तो आइए गलत को ढूंढते हैं। कह रहा है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, हमें गलत ही ढूंढना था, तो आंसर यही मिल गया। देखिए आगे एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये तो सत्य है, हमें आंसर्स तो मिल चुके हैं बट ये भी देख लेना जरूरी है जो सही है। इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ ऑफ mv², ये भी सही है। गतिमान वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये भी सही है, हमें आंसर ए मिल चुके हैं। देखिए आगे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है, कौन करता है मंद, तो आंसर बताएंगे भारी जल, D2O करता है, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा आपका। देखिए कह रहा है कि पोटास एलम, जो पोटास एलम का यहाँ पे सूत्र दिया है यह किस प्रकार का लवण है, देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्राइस 24 इंटू H2O, यह जो है क्या है पोटास एलम है, यह किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है, तो आंसर बता देंगे यह जो है द्विक
लवण है ना। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा, क्या, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर ले लो आप, है ना, उसे जलाएंगे तो सीधे वाष्प में बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट है, कौन है कार्बोहाइड्रेट, तो आप बताएंगे गेहूं बिल्कुल नहीं, जौ बिल्कुल नहीं, चावल है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो आंसर हमारा सी करेक्ट बन जाएगा। देखिए एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है, तो उसकी विशेषता आप बताएंगे समान आकार की, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी होती है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर्स ऑप्शन से बताइएगा। सही कथन को हमें चुनना है, एक सही कथन को देखते हैं कौन है इसमें सही। देखिए भार जो है सदी से बात तो सही है, वस्तु का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में महत्तम होती है, बिल्कुल नहीं, न्यूनतम होती है। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल गलत, यानी आंसर हमें कथन बस एक ही है करेक्ट। कह रहा है 1:2 2p6 3:2s इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कौन सा तत्व है, यह कौन सा तत्व हो जाएगा बता दीजिए। तो हम लोग सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे ये, यह आ जाएगा, एक धातु बनेगा कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 2 8 8 2 10 10 और 2 12 12 पे क्या आता है बता दीजिए, 12 पर मैग्नीशियम आता है ना। तो आंसर हमारा ये क्या है, यह एक धातु है, और कैसा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है ना। और 11 पे क्या आता है, तो सोडियम, है ना, सोडियम भी क्या है, क्षार धातु है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन बताए, तो आंसर बता देंगे ये कौन है, पोटेशियम, है ना, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। उसके बाद आता है सोडियम की बारी, तब आता है कैल्शियम की बारी आता है ना, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, तब प्लेटिनम, ये सब आता है। देखिए आगे, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है ना, तो सबसे ज्यादा आंवला में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, इनमें से किस संघ में जो है उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, बताइए उष्ण रक्त वाले प्राणी, तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा पक्षी। पक्षी जो है समतापी प्राणी होता है, पक्षी का हृदय 4 कोष्ठीय होता है ना, पक्षी का 4 कोष्ठीय होता है, मनुष्य का भी 4 कोष्ठीय होता है, परंतु मछली का 2 कोष्ठीय होता है और मेढक का 3 कोष्ठीय होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे पॉइंट बनता है हम लोग का क्या, सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, बताइए कौन थी, तो आंसर्स बता देंगे रजिया सुल्ताना, आंसर्स एक करेक्ट बताएंगे, रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक थी। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, कौन प्रस्तुत किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 26 जनवरी 1930 को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है, कौन से पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण, तो आंसर बताएंगे ये थे कांग्रेस समाजवादी, आंसर सी करेक्ट होगा, कांग्रेस समाजवादी। इन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हमें सही मिलान है वो हमें बताना है, तो आइए सही मिलान को हम लोग देखते हैं। अनुसंधान संस्थान और उसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, तो देखिए पहला है रेशम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है रेशम, तो रेशम जो है आपका बेंगलुरु में, बिल्कुल सही है। तो सरकरा अनुसंधान कहाँ पे, सरकरा दोस्तों आपका चेन्नई में नहीं बल्कि कहाँ पे है, कानपुर में, कहाँ पे है, कानपुर में। चर्म अनुसंधान कहाँ पे, तो चर्म अनुसंधान आप बता दीजिएगा, यह जो है चेन्नई में है, चर्म कहाँ पे है, चेन्नई में है। चावल कहाँ पे है दोस्तों, तो चावल आप बता देंगे, यह जो है कटक, कहाँ पे है, कटक में है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों मिलती है कम वर्षा, क्योंकि इसे कम इसलिए मिलती है क्योंकि मानसून जो होता है ना कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, इसी कारण। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्तें हैं, वो कौन आवश्यक शर्तें हैं, तो आवश्यक शर्तें हैं संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो,
आंसर ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कौन करवाया था? तो आंसर बताएंगे कृष्ण प्रथम। आंसर सी करेक्ट होगा, कृष्ण प्रथम करवाया था। दंती दुर्ग ने 753 में राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था ना। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या था? मान्यखेत, जो सोलापुर जिले में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंच चार्ट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो यह बनाया गया था अछूतों के लिए। आंसर बी करेक्ट होगा। किसके लिए? अछूतों के लिए। 16 अगस्त 1932 को रामजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन बनाया था अछूतों के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट बताइए कहाँ पे पाई जाती है? तो लैटेराइट बता देंगे आप कि आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है। यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सी और बी और सी दोनों होगा। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ पे? तो आंसर बताएंगे डेल्टाई क्षेत्र में। डेल्टा में आंसर ए करेक्ट होगा। झूम खेती को अनेक नामों से भी जाना जाता है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम खेती नागा आदि जातियों के द्वारा काफी प्रचलित है और झूम खेती जो है पहाड़ी भागों में किया जाता है। देखिए, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो कुल 5 व्यक्ति होते हैं। आंसर ऑप्शन बी बनेंगे। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग दोस्तों। अनुच्छेद 280 भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 281 में क्या है फिर? 281 में आप बताइएगा 281 में कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, शब्द संक्षेप हमें बताना है। ट्रिम्स का क्या होगा? TRIMS से क्या बनता है? बताइए इसका क्या होगा फुल फॉर्म? तो इसका बता दीजिएगा। ट्रिम्स का हो जाएगा आपका व्यापार संबंधी निवेश उपाय, है ना। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्रिम्स का पूरा हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। और WHO का स्थापना यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1 जनवरी, एक नहीं 7 अप्रैल को हुई थी, है ना। कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है इसका ये स्थापना दिवस। WHO स्थापना दिवस मतलब हेल्थ दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WTO पूछा जाए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1995, 1995 में, है ना। गैट का नाम WTO पड़ा था 1995 में, इसलिए इसका स्थापना 1995 में मनाया जाता है। पूछा गया है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? तो आंसर बताएंगे पटना में। राइट आंसर बी बताएंगे। और इसमें जो है पटना के स्लम बस्ती के 500 से भी अधिक बच्चों अपने बचत के 5 रुपया या फिर 10 रुपया जमा कर सकते हैं। कह रहा है कि सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बताइए कौन था? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कौन? अकबर था। आगे क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है ना। आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन सही है इसमें। कह रहा है कि इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती की जाती थी, बिल्कुल गलत। इस कानून के द्वारा लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की समिति किया गया था, बिल्कुल गलत। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय को बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी, बिल्कुल सही। यही सही था इसका रॉलेट एक्ट में, है ना। बिना कानून बिना वकील के उसे अंदर और उससे बहस भी नहीं होना था, और ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है आपका। कह रहा है क्या कि रामनगर दून श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? कितनी है चौड़ाई? तो आंसर बताएंगे 6 से 8 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। आगे कह रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 1451 में स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल कह रहे हैं राज्य हड़प नीति, है ना। हड़प नीति को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन लागू किया था? तो बताइए कौन लागू किया था? तो आंसर बता देंगे, वो किया था डलहौजी ने। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। बहुत ही ज्यादा प्रचलित था डलहौजी का ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति था। सबसे पहले जो है इसने सतारा को अपने राज्य में मिलाया था। कब? 1848 में। कब मिलाया था? 1848 में मिलाया था, है ना। 1848 में शामिल किया। अवध राज्य को कुशासन के आधार पर 1856 में उसको शामिल कर लिया था। देखिए, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों
के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था? किसने वकालत किया था? तो आंसर बताएंगे सर तेज बहादुर सफरू किए थे। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, सर तेज बहादुर सफरू किए थे। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1916 में हुआ था। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। भारत में टोटल अभी उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? तो आप बताएंगे ऑप्शंस नहीं मतलब 25 बताइएगा टोटल। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और भारत के उच्चतम न्यायालय में टोटल जो है मुख्य न्यायाधीश के सहित जोड़ करके न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो आंसर बताएंगे वो है 34, है ना। चलिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? कैन डन। कैन डन मतलब होता है यहाँ पे माफ करना है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव मतलब भी वही होता है। तो आंसर ए करेक्ट बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? द मिनिस्टर वाज सपोर्ट द मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू डैश द गैदरिंग लोकेटेड एट द डैश ऑफ होटल मेओ इन। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर एड्रेस, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? एड्रेस। द मिनिस्टर वाज supposed to address the gathering located at the address of hotel Mao Inn। आंसर हमारा सी करेक्ट यहाँ पे बनेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर मतलब होता है क्या कि कम प्राथमिकता होना, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? टू टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। आंसर्स ए करेक्ट बन जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blank। The king often went on a hunting dash in the nearby forest। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सपेंडिशन, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, एक्सपेंडिशन होगा यहाँ पे। एक्सपेंडिशन मतलब अभियान या फिर यात्रा बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब एबव इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। ओपनिंग द ड्रॉवर ही टुक आउट अ पेन। तो इसमें हमें नॉन फाइनाइट बताना है। नॉन फाइनाइट कौन है? तो आप आंसर बताएंगे ओपनिंग। आंसर ए करेक्ट होगा, ओपनिंग है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है? पैम्पर, है ना। पैम्पर यहाँ पे दिया हुआ है माई ग्रैंड मदर सेड। पैम्पर क्या बोल रहा है कि माई ग्रैंड मदर सेड डोंट डैश द किड ही विल गेट स्पॉइल्ड। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स बताइएगा क्या? यहाँ पे लार प्यार करना है ना, मतलब कॉडल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉडल मतलब क्या होता है इसका? कि लाड़ प्यार करना, है ना। तो आंसर्स हमारा यहाँ पे स्पॉइल। स्पॉइल मतलब समझते हैं, स्पॉइल मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, है ना। ये लाड़ प्यार के कारण वो बिगड़ गया है, तो आंसर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। लेट द चिल्ड्रेन वी गिवन एनफ टाइम टू रीड। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे हम लोग? तो देखिए पैसिव बनाने के लिए हमें लेट तो होगा ही और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और प्लस बी और प्लस हमें लेना होगा V3। तो क्या बनेगा इसमें? बताएंगे क्या कि ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें तो हमें दिख रहा है क्योंकि यही पैसिव भी है। जस्ट एक्टिव बनाने के लिए हमें करना होगा गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी as a one word substitute for the given group of word a given space time और position। बताइए इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होता है निर्धारित समय, कहने का मतलब है ना। एक स्थान, एक निर्धारित समय, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लॉट। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन है इनकरेक्टली? आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं क्या? तो गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का गलत लिखा गया है। सही होना क्या चाहिए था दोस्तों? तो GOVER, है ना,
GOVERN होगा, है ना, तब MENT होगा, यहाँ पे N नहीं है, इसी कारण ये गलत हो गया दोस्तों, है ना। गवर्नमेंट ये होता है सही स्पेलिंग। आगे देखिए, और गवर्नमेंट मतलब तो समझते होंगे। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, है ना। ग्रोशियस मतलब आपको क्या होता है? ग्रोशियस मतलब दयाशील, है ना। और ग्रेसफुल मतलब क्या होता है? सुखद। देखिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? फास्टेन। फास्टेन का मतलब क्या होता है? मतलब जकड़ना, है ना, बांधना। तो इसका एंटोनिम बताइए। उल्टा, रिलीज करना, छोड़ देना। आंसर ए करेक्ट होगा। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? सुशांत इज अ वेरी डैश पर्सन एंड द डैश ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 5.5। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? जो दोनों फुलफिल करे, तो यहाँ पे बताएंगे कि सुशांत इज अ वेरी मीन पर्सन, है ना। क्या बताएंगे यहाँ पे? मीन पर्सन हो जाएगा। यहाँ पे मीन क्यों लिया गया है? मीन, तो इसमें बताएंगे पहला स्थान पर मीन का अर्थ क्या है? यहाँ पे नीच, है ना। मीन पर्सन एंड द डैश ऑफ फर्स्ट 10, तो यहाँ पे भी हमारा मीन होगा, है ना। यहाँ पे क्या है मीन का मतलब? यहाँ तो हमने देख लिया कि ये कंजूस व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं ये इसका माधिका है ना। देखिए तो आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपन्स। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है? इसका आप सीधे से एक तौर से बता सकते हैं क्या, कि भाग्य पर भरोसा करने, भाग्य पर भरोसा जो है करने का एक तरह से, तो उसे हम लोग बता देंगे फैटलिज्म, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये इसको रिप्लेस कर सकता है फैटलिज्म। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन है, द गार्डनर सेड दिस रोज दिस रोजेज विल ब्लूम ईयरली। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बता देंगे इसमें कि द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम ईयरली। आंसर्स हमारा डी करेक्ट बताइएगा। देखिए क्वेश्चंस पूछा गया नेक्स्ट क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब क्या होता है? कमो वेश बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं, यानी इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा, अप्रोक्सीमेटली। Select the most appropriate option to fill in the blank. The ancient Indian dash trees and plants to be animate being that should never be harmed. आंसर्स क्या बनेंगे? तो आंसर्स बता दिएगा एक बार। कंसीडर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, कंसीडर, है ना। मतलब प्राचीन जो भारतीय जो ट्री है और प्लांट को जो है क्या करते हैं? एनिमेट बींग्स, मतलब सजीव मानते थे, है ना। उसे क्या मानते थे? सजीव मानते थे, इसलिए यहाँ पे कंसीडर शब्द का प्रयोग किया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? द ट्री हैज अ ब्राउन, द ट्री हैज अ ब्राउन डैश एंड द डॉग्स एंड, यहाँ पे डैश एट द स्ट्रेंजर। तो इसमें कौन सा फुलफिल करेगा वो वर्ड? तो वो वर्ड जो है यहाँ पे बार्क, है ना। यहाँ पे बार्क यूज होगा, यहाँ पे भी बार्क यूज होगा। यहाँ तो आप समझ चुके हैं बार्क का मतलब क्या है। पहली बार जो है इसका बार्क का मतलब है कि छाल, है ना। दूसरे बार क्या है? भौंकना, है ना। तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद फिल इन ब्लैंक बाई selecting the meaningful and correctly spelled word from the given option। क्या है हमारे पास? Nowadays the police get a long dash of drug peddlers every day। तो आंसर क्या बताइएगा यहाँ पे? आंसर बताइएगा लिस्ट, है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, लिस्ट होगा, है ना। मतलब नशा मुहैया कराने के लिए लंबी जो है फहरिस्त लगी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन। तो क्या बनेगा? होमोफोन। कह रहा है कि आई डैश सम इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम अ सुपरमार्केट। आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स बताएंगे बाउट, है ना। मैंने क्या किया, जो इसेंशियल आइटम्स है, मतलब जो जरूरत की सामान है, उसे हमने सुपरमार्केट से क्या किया? बाई करा, खरीदा, है ना। तो आंसर्स यहाँ पे
सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट सफर्ड एन एपिलेप्टिक। एपिलेप्टिक यहाँ पे होगा क्या, तो सीजर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कोटेशन मार्क आर पुट डैश द वर्ड बीइंग कोटेड। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बिफोर एंड आफ्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 में बोल रहा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स। क्वेश्चन हमारे दिए है पुष्प सुगंधित होता है तो वृक्ष कैसा होता है। वृक्ष कैसा होता है, तो वृक्ष जो होता है वो फल देता है। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए 25 41 36 52, यहाँ पे 98 32 तो आगे क्या आने वाला है। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 41 जैसे कि दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 41 में यदि हम लोग 1 1 1 1 ऐड करें तो सभी ये फुलफिल कर रहा है, तो इसमें भी 1 1 1 ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहला तो 3, फिर ये 4, तो 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 3 4 इसमें भी दिख रहा है पहला में। आगे जोड़ेंगे तो 9 इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन से एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में हमें लुप्त बताना है, कौन है लुप्त, तो देखिए यहाँ पे 64 12 20, तो आप देखेंगे क्या कि 20 है ना, 20 में से यदि 12 घटाते तो 8, 8 का होल स्क्वायर 64, 24 में से 17 घटाइए कितने 7, 7 का होल स्क्वायर 49, ऐसे 8 में से 4 घटाइए 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें वैकल्पिक बताना है जो फुलफिल करे इसे, तो हम इसे किस कैटेगरीज में बांटेंगे, 3 3 के कैटेगरीज में, 3 4 5 6 ऐसे की कैटेगरीज में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। तो पहला है 3 के कैटेगरीज, फिर है 4, मतलब एक एक बढ़ेगा यहाँ पे, फिर है 5 तो 3 और 2 5, फिर है 6 तो यहाँ से 3 और यहाँ पे 3 6 है ना, ऐसे इसको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। अब इसे हम लोग फुलफिल करके देखते हैं, तो पहला क्या है, ए बी सी है, दूसरा आ जाएगा हमारा ए बी सी होगा, तीसरा क्या आ जाएगा, ए बी सी होगा। यहाँ पे बी बी सी डालेंगे, मतलब पहला ए और बी आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ए और बी इसमें दिया हुआ ये तो होगा नहीं, और ये भी हो सकता है। अभी तक 2 कंडीशन। फिर देखेंगे तो ए आएगा, मतलब ए आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, तो राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया जाता है, एक लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है। 2 के बाद 6 12 20 30 42, तो आगे क्या आने वाला है, तो 2 के बाद 6 मतलब 4 बढ़ा है, यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ तो 6, यहाँ से कितना तो 8, यहाँ से कितना तो 10, यहाँ से 12, तो आगे कितना 14 इंक्रीज होगा, 14 मतलब 56, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक प्रश्न में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम दर्शाएगा, निर्धनता, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, तो कौन है बताइएगा। तो आंसर इसमें हमारा बनेगा क्या, वो सबसे पहले आएगा आबादी, उसके बाद क्या आएगा बेरोजगारी, तब आएगा निर्धनता, तब आएगा आपके पास रोग, तब हो जाएगी लास्ट में मृत्यु, यानी आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन से पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द हमें बताना है क्या, जैसे त्वचा विज्ञान जो है इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो हमें वैसे ही बताना है कोई रिलेटेड, वो कौन सा होगा, तो आप बताएंगे ऑर्थोपेडिक्स में जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को एम वाई लिखा गया, तमिलनाडु को क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे एम वाई कैसे लिखा गया, तो ये सीधे इसका मिड देखेंगे और सबसे लास्ट वाला देखिए, तो इसका देखिए तमिलनाडु का भी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक थर्ड नंबर, फिर इसका थर्ड नंबर क्या है एन है, और थर्ड नंबर ये है एन, यानी क्या हो जाएगा एम एन यू, एम एन यू हम देखेंगे, एम एन यू इसी में तो है, कितने टाइम्स देखेंगे, तो हम लोग इसका देखेंगे 3 या 4 टाइम, तो जितने टाइम से एम एन यू, यहाँ पे भी एम एन यू और एम एन यू 3 ही टाइम होगा, उतना ही में ये फुलफिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो समीकरण के लिए उपयुक्त हमें चिन्ह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। कह रहा है 6 और 13 को ऐड करिए कितने हो जाएंगे 19, 19 में से 1 घटा देंगे तो 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, सेम यहाँ पे करिए 9 गो और 16 25 हो जाएंगे, 25 में से 1 घटा देंगे 24, 24 का आधा 12, सीधे इस दोनों को ऐड करिए तो कितने हो जाएंगे 9 और ये 2 29, 29 में से 1 घटा दीजिए 28, 28 का आधा कितने होते हैं 14, यानी आंसर क्या बनेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का क्या
कि कमला दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर चलती है। किधर चलती है? दक्षिण पूरब। ये तो दक्षिण हो गया नीचे में, लेकिन दक्षिण पूरब ये इधर चलती है ना, तो हम लोग इधर सीधे चलाते हैं इसको। दक्षिण पूरब कितना? 7 मीटर। अब फिर जो है पश्चिम की ओर 14 मीटर, पश्चिम की ओर 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर जाती है। वहां से उत्तर पश्चिम, यहाँ से जो है उत्तर ऊपर होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। उत्तर पश्चिम इधर वो कितना? 7 जाती है। अंत में वह 4 मीटर पूरब की ओर, के अंत में 4 मीटर जो है पूरब की ओर जाती है, ठीक है, पूरब की ओर। अब वह अपने चलने से शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? तो यहाँ पे वो है थी और यहाँ पे आ गई है। अब देखिए टोटल ये 14 है, तो इसमें 4 चल चुकी है, तो 10 से तो चलना है, और तो यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।